हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपना स्थापना सीरीज के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का यह 14th लेक्चर है। इसके पहले का लेक्चर अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। आपके स्टैटिक पोर्शन के रिवीजन के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आज के लेक्चर में हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसके जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आपका पहला सवाल है, which of the following are matters on which a constitutional matter is possible only with the ratification of the legislatures of not less than one half of states। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिना 50% स्टेट के रेटिफाई किए बिना नहीं होगा। तो आपका स्टेटमेंट 1 है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सेकेंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, थर्ड है एनी ऑफ लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, थर्ड है एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। आप बताइए, ये फैक्चुअल सवाल है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो काफी डिफिकल्ट है इसे अटेम्प्ट करना। लेकिन अगर आपको 4 के बारे में पता है, आपको पता है कि 4 गलत है, तो आप ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर पाएंगे, सी को एलिमिनेट कर पाएंगे और डी को एलिमिनेट कर पाएंगे। भले ही आपको 1, 2 एंड 3 के बारे में नहीं पता है, लेकिन 4 के बारे में पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा। इसका आंसर है ए। यूपीएससी ऐसे एलिमिनेशन के बेसिस पे सवाल देती है। आपको हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ के ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, तभी आप प्रीलिम्स का पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसे आप ध्यान रखें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डिटेल से समझते हैं। भारत के संविधान में यह प्रोविजन किया गया है कि समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में नेसेसरी चेंजेस किए जा सकते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। लेकिन यह अमेंडमेंट इतना आसान भी नहीं है जैसे कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है जैसे कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में है। भारत का जो संविधान है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है और बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं है। इसे काफी बैलेंस बनाया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के अंतर्गत है और यह आर्टिकल पार्ट 20 के अंतर्गत आता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यूपीएससी डायरेक्ट इस फैक्ट पे सवाल पूछ सकती है कि किस आर्टिकल के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्णित है। एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट है हमारी, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसे वह अमेंड नहीं कर सकती है। और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में 1973 में दिया गया था कि बाकी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करने हैं तो पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन उसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया था, उसमें किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पूरे प्रोविजन को समझते हैं जो आर्टिकल 368 में दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहीं भी लाया जा सकता है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, लेकिन यह स्टेट लेजिस्लेचर्स में नहीं लाया जा सकता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी ऐसे सवाल बना देती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है या सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, लेकिन राज्यों के विधानसभा में नहीं लाया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय मेंबर और द प्राइवेट मेंबर्स। मतलब यह है कि किसी के द्वारा भी यह लाया जा सकता है, मेंबर के द्वारा भी लाया जा सकता है जो प्राइवेट मेंबर है, और कोई मिनिस्टर है उसके द्वारा भी इनिशिएट किया जा सकता है, और इसके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा वो दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। इसका मतलब यह है कि जितने भी मेंबर हैं उसके 50% का प्रेजेंट होना जरूरी है और उसमें 2/3 मेंबर का वोटिंग करना जरूरी है, तभी जाकर के पक्ष में, तभी जाकर के ये बिल पास होगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है। और यह दोनों हाउसेज में सेपरेटली पास होना जरूरी है। इसके लिए किसी भी तरह का ज्वाइंट सेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, हमने पहले भी इसे देखा है। तो ये दोनों हाउस में सेपरेटली पास होना चाहिए, कोई ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फेडरल प्रोविजन में चेंज करना हो तो 50% स्टेट का रेटिफाई करना जरूरी है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इस पर सवाल भी पूछ लिया है। अगर हम किसी फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं तो 50% से ज्यादा स्टेट का रेटिफाई करना जरूरी है। लेकिन 50% ने कर दिया और बाकी ने नहीं किया तो तब भी यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, बाकियों का कोई से नहीं होगा इसमें। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला है कि प्रेसिडेंट को
जरूरी है इसका एसेंट देना, मतलब वह इस बिल को लौटा नहीं सकते हैं और उसको विथहोल्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें एकदम मस्ट है एसेंट देना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट को एसेंट करना जरूरी है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। जब बिल पास हो जाता है प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद, तब वह एक्ट बन जाता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। तो ये सारे प्रोविजन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे ही सवाल बन सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका स्लाइड है। आर्टिकल 368 में दो तरह के अमेंडमेंट की बात कही गई है। एक कि पार्लियामेंट अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा उसे तब, दूसरा एक पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है, साथ ही साथ स्टेट का रेटिफाई करना भी जरूरी है, हाफ ऑफ द स्टेट से ज्यादा, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। कुछ आर्टिकल्स में और भी प्रोविजन है जिसमें सिंपल मेजॉरिटी की बात कही गई है। यह आर्टिकल 368 के पार्ट नहीं है, अलग आर्टिकल है। जैसे स्टेट का नाम चेंज करना, इसके लिए पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। मतलब यह है कि जो भी मेंबर्स हैं उसके प्रेजेंट और वोटिंग से कंसीडर होगा, बस इतना से आपका अमेंडमेंट हो जाएगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को तीन तरह से अमेंड किया जा सकता है: अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तीसरा है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो इन फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जा सकता है। हमने अभी डिस्कस किया कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर में आपको चेंज करना है तो हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफाई करना जरूरी है। वैसे प्रोविजन को देखते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज समझ लेना है कि हाफ ऑफ द स्टेट ने रेटिफाई कर लिया लेकिन बाकी स्टेट ने रेटिफाई नहीं किया, तब भी यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। इसे आपको ध्यान रखना है। बस हमें हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। ये क्या क्या प्रोविजंस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके बारे में अगर कोई चेंज करना है, साथ ही साथ यूनियन और स्टेट के बीच एग्जीक्यूटिव पावर में चेंज करना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में कुछ चेंज करना है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेचर का उसके बारे में चेंज करना है, किसी स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट में चेंज करना है, मतलब 7 शेड्यूल के जो भी लिस्ट होंगे उसमें चेंज करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट को चेंज करना है। तो इन सब के लिए 50% से ज्यादा स्टेट का रेटिफाई करना जरूरी होगा, तभी अमेंडमेंट हो पाएगी। तो इस फैक्ट को आप ध्यान रखिए, बिकॉज यूपीएससी इसमें से किसी भी प्रोविजन को उठा करके सवाल बना सकती है और आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो इन सारे प्रोविजन को आपको ध्यान रखना है। अभी जो हमने पढ़ा इसी कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ने एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल 1997 में पूछा है, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए। असर्शन दिया गया है द रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका रीजन दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग elections can allocate 33% of seats they contest to women candidates without any constitutional amendment। अगर हम रीजन की बात करें तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल मैटर की बात कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज जितने सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% वो फीमेल को दे सकते हैं, वो उनका मैटर है। वो 50% भी दे सकते हैं, वो 10% भी दे सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है इस पे। तो जो आर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लेकिन जो ए है इसमें यह कहा गया है कि पार्लियामेंट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए 33% कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट की अगर हम सीटें चेंज कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत है, बिकॉज पार्लियामेंट की जो सीटें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वह चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर हो गया ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब कि डी। तो ये अच्छा सवाल था। ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल यूपीएससी पूछती है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ढंग से उसे सोचना है, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट 1 है एंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द लोकसभा ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट है in such an amendment seeks to make changes in federal character of the constitution, the amendment also requires to be ratified by legislature of all the state of India। आपको यहां ध्यान रखना है कि अभी हमने डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में नहीं लाया जा सकता है। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत हो गया। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया से रेटिफाई करना जरूरी है। हमने क्या डिस्कस किया है अभी, बस हमें 50% ऑफ स्टेट से रेटिफाई करना जरूरी है, सारे स्टेट से रेटिफाई करना जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। तो आपका आंसर हो गया डी। काफी अच्छा सवाल था, 2003 में पूछा गया था ये। तो ऐसे सवाल यूपीएससी पूछते रहती है, ऐसे सवाल को आपको ध्यान रखना है और अच्छे से आंसर करना है।
अमेंडमेंट से यूपीएससी ने लगभग फैक्चुअल सवाल पूछे हैं, एकदम फैक्ट वाले सवाल। अगर आपको नहीं पता है ये फैक्ट्स तो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे सवालों को देखते हैं। इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन is to be created, which one of the following schedule of the constitution must be amendment? हमने सेलियंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के समय शेड्यूल्स को डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था कि किस शेड्यूल में क्या है। तो आपको बताना है कि अगर कोई नया स्टेट बन रहा है तो किस शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि जो शेड्यूल 1 है उसमें सारे स्टेट्स के नेम दिए गए हैं। तो अगर आप किसी नए स्टेट को क्रिएट कर रहे हैं तो उस लिस्ट को चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको फर्स्ट शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाता है ए। ये फैक्चुअल सवाल है, ऐसे सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है बिकॉज यूपीएससी इन क्वेश्चंस को रिपीट कर सकती है। आपका अगला सवाल है, Which one of the following amendments of Indian Constitution empower the President to send back any matter of reconsideration by the Council of Minister? ये 2002 में पूछा गया है। इसका मतलब यह है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को एम्पावर किया कि वो किसी मैटर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। ये भी फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको नहीं पता है तो इस सवाल को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको बता दूं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए टास्क है, इनके डिटेल को आप ध्यान से पढ़िए और उन्हें ध्यान रखिए बिकॉज यूपीएससी इनके किसी भी प्रोविजन से सवाल बना सकती है आपके प्रीलिम्स में। तो इन दोनों अमेंडमेंट को आपको पढ़ लेना है, ये आपके लिए टास्क है। आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट? आपको यह बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मदद से लोकसभा में जो अलग अलग स्टेट से मेंबर्स चुन के आते हैं उनके नंबर में बदलाव किया गया। यह भी फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको नहीं पता है ये फैक्ट तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर है 7th and 31st। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 81 में चेंज किया गया था, जो आर्टिकल हमारा 81 है कॉन्स्टिट्यूशन का। और क्या चेंज किया गया था कि जो 500 मेंबर होंगे वो डिफरेंट स्टेट से चुन के आएंगे और 25 जो मेंबर होंगे ये यूनियन टेरिटरीज से चुन के आएंगे। फिर जो 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया उसमें यह कहा गया कि 525 जो मेंबर होंगे ये स्टेट से चुन के आएंगे और 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से चुन के आएंगे। तो ये चेंजेस किया गया था इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, इसे आपको ध्यान रखना है। मैं बता रहा हूं ऐसे जो भी फैक्ट्स कम से कम यूपीएससी में आए हैं आप उसे याद रख लें। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो याद नहीं रख पाएंगे और रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो यूपीएससी पूछ चुकी है उससे आप ध्यान रखें बिकॉज यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है, आपने पहले भी देखा है, तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। आपका अगला सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन 88th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू 2005 में यह सवाल पूछा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अमेंडमेंट 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। आपका ऑप्शन ए है एम्पावरिंग द सेंटर टू लेवी एंड अप्रोप्रिएट सर्विस टैक्स, बी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन, सी है रीएडजस्टमेंट ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस 2001, डी है द डिमार्केशन ऑफ न्यू बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट। यह भी फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर है ए, एम्पावरिंग द सेंटर टू लेवी एंड अप्रोप्रिएट सर्विस टैक्स। आपको पता होना चाहिए कि 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था 268A, जिसमें यह कहा गया था कि सेंटर सर्विसेज टैक्स लगा सकती है और इस सर्विसेज टैक्स को स्टेट के द्वारा भी कलेक्ट किया जा सकता है और सेंटर के द्वारा भी कलेक्ट किया जा सकता है। तो मतलब बेसिकली यह था कि हमारे इकोनॉमी में, हमारे टैक्स सिस्टम में सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मदद से। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। आंसर है ए। आपका अगला सवाल है, व्हाट डज द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू? आपको यह बताना है कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किस चीज की बात करता है। ध्यान रखिएगा ये बिल की बात कर रहा है, ये अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं कर रहा है। तो यूपीएससी ऐसी भी गूगली देती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से पढ़ना है कि बिल के बारे में पूछा गया है या एक्ट के बारे में पूछा गया है। ये उस समय का करंट न्यूज था, करंट अफेयर्स था जो कि न्यूज में था, तो इस कारण से यूपीएससी ने इस पर सवाल पूछा था। आपका ऑप्शन ए है एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सर्टेन स्टेट्स, बी है इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप फॉर पर्सन ऑफ इंडियन origin लिविंग आउटसाइड इंडिया, सी है प्रोवाइडिंग कोटा टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन प्राइवेट एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशंस। डी है प्रोवाइडिंग कोटा फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज इन सर्विसेज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज इस कॉन्स्टिट्यूशनल बिल की मदद से एक बहुत बड़ा चेंज लाया गया था। वो ये था कि जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं उन्हें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोटा प्रोवाइड किया गया था। तो इस कारण से अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आंसर है सी। आप हमें कमेंट में बताइए कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का अमेंडमेंट एक्ट क्या था, कौन सा नंबर अमेंडमेंट एक्ट था, या आप हमें यह कमेंट में बता सकते हैं। आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स सीक दैट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर and in a state must not exceed 15% of total number of members in the Lok Sabha and the total number of legislative assembly of that state respectively। आपको यह बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उनकी लिमिट 50% कर दी गई टोटल नंबर ऑफ मेंबर के। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ था उसे स्ट्रेंथन किया गया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, और ये भी फैक्चुअल सवाल है। इसका आंसर है 91st अमेंडमेंट एक्ट। मैं आपको बता रहा हूं कि 91st अमेंडमेंट एक्ट के जो भी डिटेल है आप जाकर के उसे जरूर पढ़ें। आपके लिए टास्क है, मैंने आपको आज बहुत सारे टास्क दिया है, बिकॉज ये सारे आपको करने हैं। जो भी अमेंडमेंट के डिटेल्स है वो आपको देखना है, बिकॉज यूपीएससी इनसे सवाल पूछ सकती है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली 91st जो एक्ट था, इसने जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ था उसे यह स्ट्रेंथन किया था। साथ ही साथ बहुत सारे आर्टिकल इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, चेंज किए गए थे। तो उन सबको आपको जाके देखना है और उसको ध्यान रखना है, उसको नोट कर लेना है। अभी जो हमने डिस्कस किया फिर से यूपीएससी ने यह सवाल 2009 में रिपीट किया है। आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ minister including the prime minister in council of minister shall not exceed 15% of total number of member of house of the people। देखिए, हाउस ऑफ द पीपल की बात की जा रही है, मतलब कि लोकसभा की बात की जा रही है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उनकी संख्या 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था? तो अभी हमने इसको डिस्कस किया। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। देखिए, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यूपीएससी ने 2 बार सवाल पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके सारे प्रोविजन को आप जाकर के ध्यान से पढ़ेंगे। इसका आंसर है बी। आपका अगला सवाल है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है और दिए गए कोड्स में से सही आंसर फाइंड आउट करना है। लिस्ट 1 का जो ए है वो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो दिल्ली के स्पेशल स्टेटस की बात करता है। तो जो ए है उसका 5 होगा। अगर ए का 5 होगा तो आप ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास बचा ए और सी। ए और सी में जो ए और बी है उसमें 5 और 1 हैं, तो इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। मतलब जो सेकंड है ये दोनों में 1 है, मतलब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेवल रेंट ट्रिब्यूनल। तो ये आपका आंसर हो गया बी के लिए। लेकिन सी में दोनों अलग अलग हैं, तो सी को देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल 80th अमेंडमेंट एक्ट, मतलब जो 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसकी बात की जा रही है। तो देखिए, जो सेकंड है उसको पढ़िए, नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन पंचायत इन अरुणाचल प्रदेश। आई डोंट थिंक ये है। फिर उसके बाद अगला पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत इन विलेज और अदर लोकल लेवल, ये भी नहीं है। एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन, ये है। जो 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो 10th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने की बात करता है। तो आपका आंसर हो गया ये 4। तो आपका सिर्फ एक ही आंसर बचा ए। आपका ये भी एलिमिनेट हो गया सी। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सारा अगर नहीं भी पता था तो भी आपने सवाल को सॉल्व कर लिया। सिर्फ अगर 2 आपको पता था, ए और सी, तो आपके आंसर यहां से निकल जाते। तो ऐसे जब भी यूपीएससी में आपका सवाल दिखे आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है और ऑप्शंस को एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्पेशली जब स्टेटमेंट बेस्ड हो या मैच वाले सवाल हो, तो ऐसे सवाल में हमेशा आपको एलिमिनेशन टेक्निक की यूज करनी है। तो
तो ये काफी अच्छा सवाल था। अमेंडमेंट के ये जो सवाल हैं, ये सारे सवाल को बस आपको देखना है और जो भी अमेंडमेंट एक्ट इसमें मेंशन किए गए हैं इनको आपको डिटेल से जान लेना है, बिकॉज यूपीएससी इनसे फिर से सवाल रिपीट कर सकती है। सारे अमेंडमेंट याद रखने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं भी रख सकते हैं तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको बताया है एटलीस्ट उन्हें आप ध्यान रखिए, बिकॉज यूपीएससी उनसे सवाल रिपीट कर सकती है। इसका आंसर है ए। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।